हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पीएनटी सर पुनः बेस्ट कोचिंग क्लासेस की ओर से सॉलिड स्टेट का चौथा टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बेसिक ऑफ अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल में बेसिक ऑफ अरेंजमेंट होता है, यानी जो कहने का मतलब वो बेसिकली जो अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल्स में, उनके बेसिस पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उन्हें एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक पार्टिकल्स के रूप में जाना गया। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? आज हम जानेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, आज सबसे पहले उनका डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले सारे लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले क्या करिए, आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, जिससे जो भी सारी चीजें बताते रहें उनको आप लिखते भी जाइए, जिससे पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। आप भी ध्यान दो, बैठे हो पता नहीं कैसे देख रहे हो, बात समझ आ रही? तो यहां पर सबसे पहले हम आज चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अर्थात एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी जो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए। ठीक, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के दिखाए जा सकते हैं। ठीक है ना, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के दिखाए जा सकते हैं, हमें इसकी सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सबसे पहले ध्यान देना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये किसके बेसिस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स के, उनमें डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिपेंड के आधार पर वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी उनको 4 कैटेगरी में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द constituent पार्टिकल, यानी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कैटेगराइज into 4 टाइप्स। यानी कहने का मतलब होता है जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्पेस होता है उनके बिटवीन उनको जो है 4 टाइप्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है ना, वो 4 टाइप्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी, ठीक है, कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके डिपेंडेंट के आधार पर जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी ट्रैक्शन फोर्स होते हैं, उनके बेसिस पर इन्हें 4 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमें समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं जिससे क्लासीफाई किया गया है किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को। ठीक है ना, आइए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो 4 टाइप्स में क्यों डिवाइड किए गए। ठीक है, वो 4 टाइप्स में क्यों डिवाइड किए गए। ठीक, फर्स्ट होता है हमारा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड इन हिंदी बोलते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड जब बात करता हूं आयंस की, तो इसमें सबसे पहली चीज हमें सबसे पहले फुली मालूम हो जाती है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, जानते हो आप लोग क्या होंगे जी? आयंस होंगे। आयन कौन कौन से हो सकते हैं? कैटायन एंड एनायन। ठीक है ना, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कैटायंस और एनायन। यानी हम कह सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, धनायन एवं ऋणायन। ठीक है, धनायन क्या हो जाएंगे,
रेडायन। आयनिक सॉलिड में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे वो कैटायन और क्या होंगे, एनायन होंगे। इतना ध्यान देना, क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बने होते हैं, यानी बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, और समझने का प्रयास हम कर सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ध्यान दो। इनकी पहली चीज तो क्या होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड बने किससे होते हैं, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से बने होते हैं। यानी नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन का मतलब होगा, सपोज दैट यहां पर एक क्रिस्टल बनाकर दिखा रहा हूं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टल बना हुआ है। इस क्रिस्टल में क्या होता है, यहां पर हम चार्जेस दिखा देते हैं टोटल। इस चार्ज के बेसिस पर हम ये दिखा सकते हैं, सपोज दैट ये हमारा Na है, ये क्या है, Cl है। इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट होगा NaCl, तो यहां पर भी हो जाएगा Na, यहां पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, यहां पर भी Na, यहां पर Cl, यहां पर भी Na, यहां पर क्या हो जाएगा, Cl। तो यानी कहने का मतलब इस क्रिस्टल में जो सोडियम और जो क्लोरीड या क्लोराइड है, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जर इन ए क्रिस्टल, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि इस क्रिस्टल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा एक दूसरे के बिटवीन क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक। तो जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सदैव कैटायन और एनायन के बिटवीन क्या होते हैं, बंधे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक। उनकी जो लैटिस होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, कनेक्ट रहती है, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब क्या करते हैं, अब ये समझना चाहते हैं जो ये आयनिक सॉलिड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो इनके बिटवीन फोर्स होते हैं, इनके आयनों के बिटवीन जो फोर्स होते हैं वेरी हाई होते हैं, यानी इनके जो फोर्स होते हैं वे क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। वेरी हाई होने के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, ठीक है। जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए वो भी क्या होंगे, इनके हाई होंगे, ठीक है ना। तो यानी इनके जो अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग होते हैं जिसके कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी हाई होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होंगे, हाई। अब हाई क्या हो गया, रीजंस क्या है इसका, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा हाई होगा, पार्टिकल जितना एक दूसरे के नियर होगा, उसको रिमूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतना ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं कि उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टीज होगी, पहले ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। ये क्या करते हैं, ये वैद्युत अवघट्ट का कार्य करते हैं, ये वैद्युत अवघट्ट का कार्य करते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान देना, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब वो सॉलिड फॉर्म में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तभी करेंगे या तो वो फ्यूज हो जाएं, यानी कहने का मतलब हो जाए या तो वो फ्यूज हो जाएं। फ्यूज होने का मतलब क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में हो जाएं तभी ये कंडक्टेंस करेंगे, या वो मॉल्टेन हो जाएं। क्या हो जाएं, मॉल्टेन हो जाएं, यानी वो गल जाएं। यानी कहने का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं या तो वो मॉल्टेन स्टेट में या तो लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस करते हैं। इतना ध्यान देना कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज ये होती है, ठीक है। कि पहली चीज क्या होगा, मैंने बताया ये या तो सॉलिड पार्टिकल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधे बताया इनके अंदर स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रांग आयनिक फोर्स होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बहुत, और ये वेरी क्या होते हैं, ट्रेंगल्स होते हैं, वेरी सॉलिड्स होते हैं, वेरी रिजिड्स होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैक रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरा, ठीक है। तो ये रही आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड में फर्स्ट क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती, ध्यान देना,
हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड हो जाएगा हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड होगा दे आर रिजिड, दे आर रिजिड। फोर्थ क्या होगा दे कंडक्टेंस, दे कंडक्ट ओनली इन फ्यूज्ड और molten state, not for solid state। ठीक है, ये जो फ्यूज होंगे तो केवल क्या होंगे, गलित अवस्था में होंगे, यानी मॉल्टेन स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे। जल्दी इनकी प्रॉपर्टी लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ। पहला क्या होगा, इनके उच्च बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, कठोर होंगे। उसके बाद क्या होता है, दे कंडक्ट ओनली इन द फ्यूज्ड, वे जो है अपघट्य का कार्य करते हैं, लेकिन कब, या तो गलित अवस्था हो या द्रवित अवस्था में होंगे। चलिए, सबसे पहले हमने किसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ की है, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती। ठीक है, अब जो सेकंड हमारा टॉपिक होगा वो कैसा होगा, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। तो जब मेटेलिक की बात हो गई तो इनके सबसे पहले क्या होगा कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल होंगे। ठीक है ना, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल्स होंगे। मेटल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होंगे, सपोज दैट आपके लिए एक एग्जांपल दे दिया जाए। वो एग्जांपल क्या मिल सकता है, आपको कोई क्रिस्टल मिल जाए, सपोज दैट एक एग्जांपल मिल जाए। एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एग्जांपल है और मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल गिवन है, हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं, जिंक के ग्रेन्यूल हैं। ठीक है ना, ये जिंक के ग्रेन्यूल हैं, लेकिन जिंक एज ए मेटल एंड एज ए एटम। ठीक है, जिंक एक क्या है, एटम है, और एटम आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट सीन बाय नेक आइज। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बट नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं यहां पर जिंक के जो पार्टिकल्स हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। इसका मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहें, बनाना चाहें, तो मैं देखता हूं कि यहां पर भी एक ज्योमेट्री है, ये यहां भी जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद चाहो तो यहां पर भी कर लो, और भी पार्टिकल ऐसे बनते चले गए। इसका मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नंबर ऑफ एटम इसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तभी एक वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, तो यानी कहने का मकसद एक कोई भी पार्टिकल होगा वो नंबर ऑफ क्रिस्टल से क्या होगा, अटैच होगा। उसकी जो यूनिट्स होगी वो जिंक एटम ही होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल के रूप में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी मेटल होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ मेटल एक लेयर बना लेते हैं, वो सॉलिड लेयर ही क्या कहलाती है, मेटेलिक सॉलिड कहलाती। ठीक है, उस मेटेलिक सॉलिड में हमारे जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, जिंक, मैग्नीशियम, Fe। उसके अलावा क्या हो जाएगा, जिंक है, मैग्नीशियम है, Fe है, सोडियम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। ठीक, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, सबसे पहली चीज क्या है, क्या आपने कभी डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की? डायमंड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बोलिए। डायमंड के स्ट्रक्चर में देखा होगा कि हर एक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन के साथ एक रिंग के रूप में क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, वो लगातार इतना ज्यादा रिपीट करते हैं, इतना ज्यादा रिपीट करते हैं कि वो एक चेन बना लेते हैं। यानी सपोज दैट ये कार्बन एटम है। ठीक है, ये कार्बन क्या करता है, 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक, वे लगातार इसी प्रकार क्या करते हैं, एक
रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना, ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सपोज दैट ऐसे इन्होंने क्या किया, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ऐसे। तो जब ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही जो रिंग स्ट्रक्चर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यही रिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। यानी सपोज दैट ये भी कार्बन होगा ऐसे, ठीक, तो वो भी जो है एक स्ट्रक्चर के रूप में क्या करता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर लगातार एक दूसरे में क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और कनेक्ट रहने के बाद क्या करते हैं, एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सॉलिड लगातार क्या करता है, एक नेटवर्क बना लेता है। ये सॉलिड लगातार क्या करेगा, एक नेटवर्क बनाने लगा, वही नेटवर्क सॉलिड, और ये सॉलिड में जो नेटवर्क बनता है उनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये सॉलिड जो नेटवर्क बनाते हैं उनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इस सॉलिड का नाम क्या दिया गया, कोवेलेंट सॉलिड दिया गया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इस सॉलिड का नाम क्या दिया गया, कोवेलेंट सॉलिड दिया गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोवेलेंट सॉलिड को और ज्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जैसे एक रिंग बन जाती है, इस रिंग में हम डायमंड का एग्जांपल लेते हैं, इसी प्रकार ये लगातार कार्बन एटम क्या करते हैं, एक लैटिस यानी एक जालक बना लेते हैं, एक जालक यानी लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है नेटवर्क सॉलिड। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड। और क्योंकि जो बॉन्ड बिटवीन होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन द नॉन मेटेलिक एटम, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान देना, कोवेलेंट सॉलिड क्यों बोला गया, नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला गया। एक नेटवर्क बना लेता है कार्बन का एटम दूसरे कार्बन से, एक कार्बन एटम दूसरे एटम से, ठीक है। तो उसके लिए जो एग्जांपल लेता हूं मैं, डायमंड लेता हूं। डायमंड ये क्या है, एग्जांपल है इसके लिए। दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट भी एक नेटवर्क के रूप में क्या होता है, अटैच होता है। ग्रेफाइट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं नेटवर्क के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वे पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू लगातार क्या होते हैं, अटैच होते हैं। वो इतना ज्यादा नेटवर्क के फेज में होते हैं, ठीक है, कि जिसके कारण वो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। दैट सॉलिड इज नोन एट नेटवर्क सॉलिड। ऐसे सॉलिड क्या कहलाएंगे, नेटवर्क सॉलिड कहलाएंगे। मेरी बात समझ आ गई, आगे चलते हैं, फटाफट देखते रहिए, करते रहिए भैया। कैसे बैठे हो आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एकदम रियलाइज कर लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं, ठीक। चैप्टर्स हैं, देख लीजिए, देखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्वेश्चन आएगा तो दिमाग चलेगा, ठीक है ना। क्यों, कैसे बैठे हो, सही बढ़िया, हाँ दिख तो रहा है। चलिए आइए, देखो हो गया, चले आगे, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन तो मेरे समझ में आ ही गए होंगे, है ना। लास्ट स्टेज में मैं चल रहा हूं। लास्ट हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा होगा, चलिए बोलिए आप लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, राइट। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। क्यों, बताइए, कोई एग्जांपल आपको मालूम है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, बताइए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होनी चाहिए, हाँ, ड्राई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ड्राई। एक जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाती है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए क्या होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और भी क्या हो सकता है, हाँ चलेगा, कौन सा, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स के फेज में पाया जाता है, एक एलिमेंट भी होता है, ठीक है। ये भी किस फॉर्म में जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में जाएगा। फटाफट आइए चलते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को दिया जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में भी क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। यानी जो सॉलिड है वो कितने कैटेगरी में पूछा गया, 4 कैटेगरी में। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, आयनिक सॉलिड। सेकेंड कौन सा हो जाएगा, मेटेलिक सॉलिड। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क आर, हाँ कोवेलेंट सॉलिड। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। अब आइए, इन सारे सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनको भी इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए, एक
चलो हो गया। चलिए क्लासिफिकेशन, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं, तो ध्यान देना, ऑन द डिपेंडिंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ऑन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ एटम in a molecules, in a molecule, ठीक, it may be classified into some categories, ठीक है, some category। अब इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी कहने का मकसद क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उन मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो सॉलिड्स के पार्टिकल हुए किस टाइप्स के बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पर इन्होंने इनको क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इट में बी क्लासिफाई इनटू, ठीक, उसको क्या किया गया, डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उसके बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। फर्स्ट क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पोलर सॉलिड होगा, पोलर सॉलिड। और जो हमारा थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। आइए, तो यहां पर पहला हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का मतलब होता है यानी ऐसे सॉलिड, ठीक है, ऐसे सॉलिड जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऐसे सॉलिड जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बताना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के एग्जांपल्स के लिए जाएं, यानी इनके एग्जांपल हमारे कौन हो जाएंगे, H2O, ठीक है। अगर H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इस सॉलिड फॉर्म में जाएगा, तो ये रिमाइंड करके चलना है कि H2O अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा, तो सॉलिड फॉर्म में अगर ये जा रहा है तो ये बनाएगा क्या, ये ध्यान देना है। ये सॉलिड फॉर्म में अगर जा रहा है तो क्या बनाएगा, आइस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, नहीं फ्रीज कर जाएगा, एकदम से जम जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्या करेगा, जम जाएगा। ये हमें ध्यान देना है ये किस प्रकार के सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। ये हरदम ध्यान देकर हमें चलना है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लो टेम्परेचर होगा, इनकी किनेटिक एनर्जी लो होगी, किनेटिक एनर्जी लो होने पर इनके पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के नियरर आते हैं, एक दूसरे के नियरर आने पर इस सॉलिड फॉर्म में जाते हैं, तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। ये सॉलिड हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनमें दिए गए हैं, हाइड्रोजन है, NH3 है, ठीक है। ये सब जो जाएंगे आगे सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। तो यानी ऐसे सॉलिड्स, ठीक है, जिनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्ट होकर एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। सेकेंड हमारा होता है पोलर। पोल्स का मतलब होता है ध्रुव, ठीक है ना, यानी जब पोलर होंगे, जब किसी में पोल्स स्टार्ट होंगे तो नंबर ऑफ द आंशिक पॉजिटिव और उन पे आंशिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग, ठीक है ना। इसको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, हाफ एन एरो, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स के लिए हम चलेंगे, जो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे गिवन हैं, पोलर में कौन कौन सा हो जाएगा, जब मैं बता दे रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? एक पोलर सॉलिड है, ठीक है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक पोलर सॉलिड है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे सॉलिड्स जिनमें क्या हो, जिनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पोलर कंपोनेंट्स के रूप में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यानी अटैच होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोलर सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाते हैं? पोलर सॉलिड्स कहलाते हैं। अब पोलर सॉलिड्स में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या होता है, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, तो इनके अंदर जो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अटैच होते हैं, उनमें डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान देना, इनमें क्या होता है? डाइपोल इन डाइपोल। अगर एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान देना, इनमें क्या होता है? डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें कौन सा इंटरेक्शन होगा? डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, कौन से सॉलिड में? पोलर सॉलिड में, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब लास्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आज के टॉपिक्स में, नॉन पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी सॉलिड्स होते हैं, बट इनके अंदर जो पोजीशन क्या है, इनके जो नेचर्स क्या है, वो नॉन पोलर्स के हैं। नॉन पोलर्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको मिलेगा N2 है, R2 है, CCl4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो नॉन पोलर सॉलिड में सबसे बड़ी खासियत क्या होता है? पहली चीज तो पोलर नहीं होते, पहली चीज तो पोलर होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? जैसे यहां पर क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, कंफर्म है। ऐसा क्यों? हम देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम बना दे तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अगर ये यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर आगे जाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल यहां आएगा, ध्यान देना, तो ये भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी इनमें cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, तो वहां पर जो है क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कहने का मकसद ये ध्यान देना कि नॉन पोलर सॉलिड में जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नॉन पोलर जो सॉलिड होते हैं इनमें जो लगने वाला बल होता है उसको क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इनके अंदर जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लंदन, ठीक है, डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा। हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इनके अंदर लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा नॉन पोलर सॉलिड में एक सॉलिड के पार्टिकल, ठीक है, दूसरे सॉलिड से क्या हो, किसी फोर्स द्वारा अटैच हो, तो ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहलाते हैं। ठीक, तो यानी कहने का मतलब आज के टॉपिक में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने पहले बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा आयनिक सॉलिड, सेकंड हमारा क्या था, हाँ मेटालिक सॉलिड, थर्ड हमारा क्या था नेटवर्क आर कोवैलेंट सॉलिड, फोर्थ हमारा क्या था मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ कैटेगरी डिवाइड की गई हैं ऑन द डिपेंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ऑन द डिपेंड अपॉन द बॉन्ड, यानी जो उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पे इनको कितने कैटेगरी में, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होते हैं, दूसरे पोलर सॉलिड हो गए, तीसरे नॉन पोलर हो गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड का एग्जांपल हमारा सबसे सिंपल H2O है, पोलर सॉलिड का सबसे सिंपल सल्फर डाइऑक्साइड है, और नॉन पोलर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन जैसे सॉलिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं PNT सर पुनः बेस्ट कोचिंग क्लासेस की ओर से सॉलिड स्टेट का चौथा टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बेसिक ऑफ अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल में बेसिक ऑफ अरेंजमेंट होता है, यानी जो कहने का मतलब वो बेसिकली जो अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल्स में, उनके बेसिस पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उन्हें एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक पार्टिकल्स के रूप में जाना गया। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, आज हम जानेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, आज सबसे पहले उनका डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं
उससे पहले सारे लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले क्या करिए आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, ठीक है, जिससे जो भी सारी चीजें बताते रहें उनको आप लिखते भी जाइए, जिससे पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, आप भी ध्यान दो, बैठे हो पता नहीं कैसे देख रहे हो, बात समझ में आ रही। तो यहां पर सबसे पहले हम आज चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं यानी जो क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल होते हैं उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए, ठीक, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के दिखाए जा सकते हैं, ठीक है ना, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के दिखाए जा सकते हैं, हमें इसकी सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए ठीक है। और ये सबसे पहले ध्यान देना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये किसके बेसिस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स के, उनमें डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिपेंड के आधार पर वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी उनको 4 कैटेगरी में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द constituent पार्टिकल, यानी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कैटेगराइज into 4 टाइप्स, यानी कहने का मतलब होता है जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्पेस होता है उनके बिटवीन उनको जो है 4 टाइप्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है ना। वो 4 टाइप्स कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी, ठीक है, कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके डिपेंडेंट के आधार पर जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी ट्रैक्शन फोर्स होते हैं उनके बेसिस पर इन्हें 4 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमें समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं जिससे क्लासिफाई किया गया है किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो 4 टाइप्स में क्यों डिवाइड किए गए, ठीक है, वो 4 टाइप्स में क्यों डिवाइड किए गए, ठीक। फर्स्ट होता है हमारा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड इन हिंदी बोलते हैं आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड जब बात करता हूं आयंस की तो इसमें सबसे पहली चीज हमें सबसे पहले फुली मालूम हो जाती है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, जानते हो आप लोग क्या होंगे जी, आयंस होंगे। आयन कौन कौन से हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन, ठीक है ना, कैटायन एंड एनायन, ठीक है, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कैटायंस और एनायन, यानी हम कह सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, धनायन एवं ऋणायन, ठीक है, धनायन क्या हो जाएंगे, ऋणायन। आयनिक सॉलिड में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे वो कैटायन और क्या होंगे, एनायन होंगे। इतना ध्यान देना, क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बने होते हैं, यानी बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, और समझने का प्रयास हम कर सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ध्यान दो, इनकी पहली चीज तो क्या होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड बने किससे होते हैं, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से बने होते हैं, यानी नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन का मतलब होगा, सपोज दैट यहां पर एक क्रिस्टल बनाकर दिखा रहा हूं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये क्रिस्टल बना हुआ है, इस क्रिस्टल में क्या होता है, यहां पर हम चार्जेस दिखा देते हैं, टोटल इस
चार्ज के बेसिस पर हम ये दिखा सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा Na है, ये क्या है Cl है। इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा ये अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट होगा NaCl, तो यहां पर भी हो जाएगा Na, यहां पर क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, यहां पर भी Na, यहां पर Cl, यहां पर भी Na, यहां पर क्या हो जाएगा Cl। तो यानी कहने का मतलब इस क्रिस्टल में जो सोडियम और जो क्लोरीड या क्लोराइड है ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जर इन ए क्रिस्टल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि इस क्रिस्टल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा एक दूसरे के बिटवीन क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक, तो जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सदैव कैटायन और एनायन के बिटवीन क्या होते हैं, बंधे होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक, उनकी जो लैटिस होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, कनेक्ट रहती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करते हैं, अब ये समझना चाहते हैं जो ये आयनिक सॉलिड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो इनके बिटवीन फोर्स होते हैं, इनके आयनों के बिटवीन जो फोर्स होते हैं वेरी हाई होते हैं। यानी इनके जो फोर्स होते हैं वे क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। वेरी हाई होने के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। ठीक है, जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए वो भी क्या होंगे, इनके हाई होंगे। ठीक है ना, तो यानी इनके जो अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग होते हैं जिसके कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी हाई होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होंगे, हाई हाई हाई। अब हाई हाई क्यों हो गया, रीजंस क्या है इसका, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा हाई होगा, पार्टिकल जितना एक दूसरे के नियर होगा, उसको रिमूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतना ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं कि उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टीज होगी, पहले ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। राइट, ये क्या करते हैं, ये वैद्युत अवघट्ट का कार्य करते हैं, ये वैद्युत अवघट्ट का कार्य करते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान देना, आयनिक जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब वो सॉलिड फॉर्म में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तभी करेंगे या तो वो फ्यूज हो जाएं, यानी कहने का मतलब हो जाए या तो वो फ्यूज हो जाएं। फ्यूज होने का मतलब क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में हो जाएं तभी ये कंडक्टेंस करेंगे, या वो मॉल्टेन हो जाएं। क्या हो जाएं, मॉल्टेन हो जाएं, यानी वो गल जाएं। यानी कहने का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं या तो वो मॉल्टेन स्टेट में या तो लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस करते हैं। इतना ध्यान देना कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज ये होती है। ठीक है, कि पहली चीज क्या होगा, मैंने बताया ये या तो सॉलिड पार्टिकल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने सीधे बताया इनके अंदर स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रांग आयनिक फोर्स होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बहुत, और ये वेरी क्या होते हैं, फ्रेंगल्स होते हैं, वेरी सॉलिड्स होते हैं, वेरी रिजिड्स होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैक रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरा। ठीक है, तो ये रही आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड में फर्स्ट क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती, ध्यान देना, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड हो जाएगा हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड होगा दे आर रिजिड। फोर्थ क्या होगा, they conduct only in fused or molten state, not for solid state। ठीक है,
ये जो फ्यूज होंगे तो केवल क्या होंगे, गलित अवस्था में होंगे, यानी मार्टेन स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे। जल्दी इनकी प्रॉपर्टी लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ। पहला क्या होगा, इनके उच्च बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, कठोर होंगे। उसके बाद क्या होता है, दे कंडक्ट ओनली इन द फ्यूज्ड, वे जो है अपघट्य का कार्य करते हैं, लेकिन कब, या तो गलित अवस्था हो या द्रवित अवस्था में होंगे। चलिए सबसे पहले हमने किसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ की है, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती, ठीक है। अब जो सेकेंड हमारा टॉपिक होगा वो कैसा होगा, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। तो जब मेटेलिक की बात हो गई तो इनके सबसे पहले क्या होगा कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल होंगे, ठीक है ना। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल्स होंगे। मेटल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होंगे, सपोज दैट आपके लिए एक एग्जांपल दे दिया जाए। वो एग्जांपल क्या मिल सकता है, आपको कोई क्रिस्टल मिल जाए, सपोज दैट एक एग्जांपल मिल जाए। एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एग्जांपल है और मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल गिवन है, हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं, जिंक के ग्रेन्यूल हैं, ठीक है ना। ये जिंक के ग्रेन्यूल हैं, लेकिन जिंक एज ए मेटल एंड एज ए एटम, ठीक है। जिंक एक क्या है, एटम है, और एटम आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट सीन बाय नेक आइज, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बट नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं यहां पर, जिंक के जो पार्टिकल्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। इसका मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहें, बनाना चाहें, तो मैं देखता हूं कि यहां पर भी एक ज्योमेट्री है, ये यहां भी जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद चाहो तो यहां पर भी कर लो, और भी पार्टिकल ऐसे बनते चले गए। इसका मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नंबर ऑफ एटम इसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तभी एक वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो यानी कहने का मकसद, एक कोई भी पार्टिकल होगा वो नंबर ऑफ क्रिस्टल से क्या होगा, अटैच होगा। उसकी जो यूनिट्स होगी वो जिंक एटम ही होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल के रूप में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी मेटल होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ मेटल एक लेयर बना लेते हैं, वो सॉलिड लेयर ही क्या कहलाती है, मेटेलिक सॉलिड कहलाती, ठीक है। उस मेटेलिक सॉलिड में हमारे जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, जिंक, मैग्नीशियम, Fe। उसके अलावा क्या हो जाएगा, जिंक है, मैग्नीशियम है, Fe है, सोडियम है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, ठीक। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, सबसे पहली चीज क्या है, क्या आपने कभी डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की? डायमंड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बोलिए। डायमंड के स्ट्रक्चर में देखा होगा कि हर एक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन के साथ एक रिंग के रूप में क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, वो लगातार इतना ज्यादा रिपीट करते हैं, इतना ज्यादा रिपीट करते हैं कि वो एक चेन बना लेते हैं। यानी सपोज दैट ये कार्बन एटम है, ठीक है। ये कार्बन क्या करता है, 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक। वे लगातार इसी प्रकार क्या करते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक ना। ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सपोज दैट ऐसे इन्होंने क्या किया, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ऐसे। तो जब ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही जो रिंग स्ट्रक्चर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यही रिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। यानी सपोज दैट ये भी कार्बन होगा ऐसे, ठीक, तो वो भी जो है एक स्ट्रक्चर के रूप में क्या करता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर लगातार एक दूसरे में क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और कनेक्ट रहने के बाद क्या करते हैं, एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सॉलिड लगातार क्या करता है, एक नेटवर्क बना लेता है। ये सॉलिड लगातार क्या करेगा, एक नेटवर्क बनाने लगा, वही नेटवर्क सॉलिड। और ये सॉलिड में जो नेटवर्क बनता है, उनके बिटवीन
कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये सॉलिड जो नेटवर्क बनाते हैं उनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इस सॉलिड का नाम क्या दिया गया? कोवेलेंट सॉलिड दिया गया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इस सॉलिड का नाम क्या दिया गया? कोवेलेंट सॉलिड दिया गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोवेलेंट सॉलिड को और ज्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जैसे एक रिंग बन जाती है, इस रिंग में हम डायमंड का एग्जांपल लेते हैं, इसी प्रकार ये लगातार कार्बन एटम क्या करते हैं? एक लैटिस यानी एक जालक बना लेते हैं, एक जालक यानी लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है नेटवर्क सॉलिड। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड। और क्योंकि जो बॉन्ड बिटवीन होते हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन द नॉन मेटेलिक एटम, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना कोवेलेंट सॉलिड क्यों बोला गया, नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला गया? एक नेटवर्क बना लेता है कार्बन का एटम दूसरे कार्बन से, एक कार्बन एटम दूसरे एटम से। ठीक है, तो उसके लिए जो एग्जांपल लेता हूं मैं, डायमंड लेता हूं। डायमंड ये क्या है? एग्जांपल है इसके लिए। दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट भी एक नेटवर्क के रूप में क्या होता है? अटैच होता है। ग्रेफाइट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं नेटवर्क के रूप में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। वे पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू लगातार क्या होते हैं? अटैच होते हैं। वो इतना ज्यादा नेटवर्क के फेज में होते हैं, ठीक है, कि जिसके कारण वो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। दैट सॉलिड इज नोन एट नेटवर्क सॉलिड। ऐसे सॉलिड क्या कहलाएंगे? नेटवर्क सॉलिड कहलाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, फटाफट देखते रहिए, करते रहिए भैया। कैसे बैठे हो आप लोग? ठीक है ना, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एकदम रियलाइज कर लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं। ठीक, चैप्टर्स हैं, देख लीजिए, देखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्वेश्चन आएगा तो दिमाग चलेगा। ठीक है ना? क्यों, कैसे बैठे हो? सही, बढ़िया, हाँ दिख तो रहा है। चलिए आइए, देखो हो गया, चले आगे। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन तो मेरे समझ में आ ही गए होंगे, है ना। लास्ट स्टेट में मैं चल रहा हूं। लास्ट हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा होगा? चलिए बोलिए आप लोग। मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, राइट। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो? मॉलिक्यूल्स हो। क्यों, बताइए, कोई एग्जांपल आपको मालूम है मॉलिक्यूलर सॉलिड का? बताइए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होनी चाहिए? हाँ, ड्राई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ड्राई। जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाती है। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए क्या होता है? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, और भी क्या हो सकता है? हाँ चलेगा, कौन सा? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन भी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल्स के फेज में पाया जाता है, एक एलिमेंट भी होता है। ठीक है, ये भी किस फॉर्म में जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में जाएगा। फटाफट आइए चलते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को दिया जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में भी क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, यानी जो सॉलिड है वो कितने कैटेगरी में पूछा गया? 4 कैटेगरी में। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? आयनिक सॉलिड। सेकेंड कौन सा हो जाएगा? मेटेलिक सॉलिड। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना। अब आइए, इन सारे सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनको भी इन्होंने क्या किया? क्लासिफाई किया। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए? चलो हो गया। चलिए, क्लासिफिकेशन अब मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस। ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं? तो ध्यान देना, ऑन द डिपेंडिंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ एटम इन मॉलिक्यूल्स।
इन अ मॉलिक्यूल, ठीक, इट में बी क्लासिफाइड इनटू सम कैटेगरीज, ठीक है, सम कैटेगरी। अब इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी कहने का मकसद क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उन मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो सॉलिड्स के पार्टिकल हुए किस टाइप्स के बॉन्ड्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पर इन्होंने इनको क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इट में बी क्लासिफाई इनटू, ठीक, उसको क्या किया गया, डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उसके बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। फर्स्ट क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पोलर सॉलिड होगा, पोलर सॉलिड। और जो हमारा थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। आइए, तो यहां पर पहला हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का मतलब होता है यानी ऐसे सॉलिड, ठीक है, ऐसे सॉलिड जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऐसे सॉलिड जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बताना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के एग्जांपल्स के लिए जाएं, यानी इनके एग्जांपल हमारे कौन हो जाएंगे, H2O, ठीक है। अगर H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इस सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो ये रिमाइंड करके चलना है कि H2O अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा, तो सॉलिड फॉर्म में अगर ये जा रहा है तो ये बनाएगा क्या, ये ध्यान देना है। ये सॉलिड फॉर्म में अगर जा रहा है तो क्या बनाएगा, आइस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, नहीं फ्रीज कर जाएगा, एकदम से जम जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्या करेगा, जम जाएगा। ये हमें ध्यान देना है ये किस प्रकार के सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। ये हरदम ध्यान देकर हमें चलना है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लो टेम्परेचर होगा, इनकी किनेटिक एनर्जी लो होगी, किनेटिक एनर्जी लो होने पर इनके पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के नियरर आते हैं, एक दूसरे के नियरर आने पर ये सॉलिड फॉर्म में जाते हैं, तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। ये सॉलिड हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनमें दिए गए हैं, हाइड्रोजन है, NH3 है, ठीक है। ये सब जो जाएंगे आगे सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। तो यानी ऐसे सॉलिड्स, ठीक है, जिनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्ट होकर एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। सेकेंड हमारा होता है पोलर। पोल्स का मतलब होता है ध्रुव, ठीक है ना, यानी जब पोलर होंगे, जब किसी में पोल्स स्टार्ट होंगे तो नंबर ऑफ द आंशिक पॉजिटिव और उन पे आंशिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग, ठीक है ना। इसको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, हाफ एन एरो, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स के लिए हम चलेंगे, जो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे गिवन हैं, पोलर में कौन कौन सा हो जाएगा, जब मैं बता दे रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, एक पोलर सॉलिड है, ठीक है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक पोलर सॉलिड है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे सॉलिड्स जिनमें क्या हो, जिनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पोलर कंपोनेंट्स के रूप में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यानी अटैच होते हैं, क्या कहलाते हैं, पोलर सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाते हैं, पोलर सॉलिड्स कहलाते हैं। अब पोलर सॉलिड्स में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, पोलर कोलन बॉन्ड पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, पोलर कोलन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या होता है, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, तो इनके अंदर जो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अटैच होते हैं, उनमें डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान देना, इनमें क्या होता है, डाइपोल
इन डाइपोल, अगर एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान देना, इनमें क्या होता है, डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, कौन से सॉलिड में, पोलर सॉलिड में। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब लास्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आज के टॉपिक्स में, नॉन पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी सॉलिड्स होते हैं, ये भी सॉलिड्स होते हैं, बट इनके अंदर जो पोजीशन क्या है, इनके जो नेचर्स क्या है, वो नॉन पोलर्स के हैं। नॉन पोलर्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको मिलेगा N2 है, R2 है, CCl4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, तो नॉन पोलर सॉलिड में सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, पहली चीज तो पोलर नहीं होते, पहली चीज तो पोलर होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, जैसे यहां पर क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, कंफर्म है। ऐसा क्यों है, देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम बना दे तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अगर ये यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर आगे जाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल यहां आएगा, ध्यान देना, तो ये भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी इनमें cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, तो वहां पर जो है क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कहने का मकसद ये ध्यान देना कि नॉन पोलर सॉलिड में जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नॉन पोलर जो सॉलिड होते हैं इनमें जो लगने वाला बल होता है उसको क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इनके अंदर जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लंदन, ठीक है, डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा। हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इनके अंदर लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा नॉन पोलर सॉलिड में एक सॉलिड के पार्टिकल, ठीक है, दूसरे सॉलिड से क्या हो, किसी फोर्स द्वारा अटैच हो, तो ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहलाते हैं। ठीक, तो यानी कहने का मतलब आज के टॉपिक में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने पहले बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा आयनिक सॉलिड, सेकेंड हमारा क्या था, हाँ मेटेलिक सॉलिड, थर्ड हमारा क्या था, नेटवर्क आर कोवलेंट सॉलिड, फोर्थ हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ कैटेगरी डिवाइड की गई हैं ऑन द डिपेंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ऑन द डिपेंड अपॉन द बॉन्ड, यानी जो उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पे इनको कितने कैटेगरी में, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होते हैं, दूसरे पोलर सॉलिड हो गए, तीसरे नॉन पोलर हो गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड का एग्जांपल हमारा सबसे सिंपल H2O है, पोलर सॉलिड का सबसे सिंपल सल्फर डाइऑक्साइड है, और नॉन पोलर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन जैसे सॉलिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, मैं PNT सर पुनः बेस्ट कोचिंग क्लासेस की ओर से सॉलिड स्टेट का चौथा टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बेसिक ऑफ अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल में बेसिक ऑफ अरेंजमेंट होता है, यानी जो कहने का मतलब वो बेसिकली जो अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल्स में, उनके बेसिस पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उन्हें एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक पार्टिकल्स के रूप में जाना गया। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, आज हम जानेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, आज सबसे पहले उनका डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले सारे लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले क्या करिए, आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, जिससे जो भी सारी चीजें बताते रहें उनको आप लिखते भी जाइए, जिससे पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, आप भी ध्यान दो, बैठे हो पता नहीं कैसे देख रहे हो, बात समझ में आ रही। तो यहां पर सबसे पहले हम आज चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी जो क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए। ठीक, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के दिखाए जा सकते हैं। ठीक है ना, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के दिखाए जा सकते हैं, हमें इसकी सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सबसे पहले ध्यान देना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये किसके बेसिस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ
बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स के, उनमें डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिपेंड के आधार पर वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी उनको 4 कैटेगरी में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द constituent पार्टिकल, यानी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड may be categorized into 4 types। यानी कहने का मतलब होता है जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्पेस होता है उनके बिटवीन उनको जो है 4 टाइप्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है ना। वो 4 टाइप्स कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी, ठीक है, कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके डिपेंडेंट के आधार पर जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उनके बेसिस पर इन्हें 4 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमें समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं जिससे क्लासिफाई किया गया है किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो 4 टाइप्स में क्यों डिवाइड किए गए, ठीक है, वो 4 टाइप्स में क्यों डिवाइड किए गए, ठीक। फर्स्ट होता है हमारा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड इन हिंदी बोलते हैं आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड जब बात करता हूं आयंस की तो इसमें सबसे पहली चीज हमें सबसे पहले फुली मालूम हो जाती है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, जानते हो आप लोग क्या होंगे जी, आयंस होंगे। आयन कौन कौन से हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन, ठीक है ना, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कैटायंस और एनायन, यानी हम कह सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, धनायन एवं ऋणायन, ठीक है, धनायन क्या हो जाएंगे, ऋणायन। आयनिक सॉलिड में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे वो कैटायन और क्या होंगे, एनायन होंगे। इतना ध्यान देना, क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बने होते हैं, यानी बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, और समझने का प्रयास हम कर सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ध्यान दो, इनकी पहली चीज तो क्या होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड बने किससे होते हैं, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से बने होते हैं। यानी नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन का मतलब होगा, सपोज दैट यहां पर एक क्रिस्टल बनाकर दिखा रहा हूं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये क्रिस्टल बना हुआ है। इस क्रिस्टल में क्या होता है, यहां पर हम चार्जेस दिखा देते हैं टोटल, इस चार्ज के बेसिस पर हम ये दिखा सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा Na है, ये क्या है, Cl है। इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा ये अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट होगा NaCl, तो यहां पर भी हो जाएगा Na, यहां पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, यहां पर भी Na, यहां पर Cl, यहां पर भी Na, यहां पर क्या हो जाएगा, Cl। तो यानी कहने का मतलब इस क्रिस्टल में जो सोडियम और जो क्लोरीड या क्लोराइड है, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए क्रिस्टल, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि इस क्रिस्टल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा एक दूसरे के बिटवीन क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक। तो जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सदैव कैटायन और एनायन के बिटवीन क्या होते हैं, बंधे होते हैं, यानी कनेक्ट होते हैं, ठीक। उनकी जो लैटिस होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, कनेक्ट रहती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करते हैं, और ये समझना चाहते हैं जो ये आयनिक सॉलिड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है।
ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो इनके बिटवीन फोर्स होते हैं, इनके आयनों के बिटवीन जो फोर्स होते हैं वेरी हाई होते हैं, यानी इनके जो फोर्स होते हैं वे क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। वेरी हाई होने के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, ठीक है। जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए वो भी क्या होंगे, इनके हाई होंगे, ठीक है ना। तो यानी इनके जो अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग होते हैं जिसके कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी हाई होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होंगे, हाई हाई हाई। अब हाई हाई क्यों हो गया, रीजंस क्या है इसका, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एंट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा हाई होगा, पार्टिकल जितना एक दूसरे के नियर होगा, उसको रिमूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं कि उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टीज होगी, पहले ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। ये क्या करते हैं, ये वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, ये वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान देना, आयनिक जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब वो सॉलिड फॉर्म में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तभी करेंगे या तो वो फ्यूज हो जाएं, यानी कहने का मतलब हो जाए या तो वो फ्यूज हो जाएं। फ्यूज होने का मतलब क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में हो जाएं तभी ये कंडक्टेंस करेंगे, या वो मॉल्टेन हो जाएं। क्या हो जाएं, मॉल्टेन हो जाएं, यानी या वो गल जाएं। यानी कहने का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं या तो वो मॉल्टेन स्टेट में या तो लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस करते हैं। इतना ध्यान देना कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज ये होती है, ठीक है। कि पहली चीज क्या होगा, मैंने बताया ये या तो सॉलिड पार्टिकल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधे बताया इनके अंदर स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रांग आयनिक फोर्स होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बहुत, और ये वेरी क्या होते हैं, फ्रेंगल्स होते हैं, वेरी सॉलिड्स होते हैं, वेरी रिजिड्स होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैक रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरा, ठीक है। तो ये रही आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड में फर्स्ट क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती, ध्यान देना, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड हो जाएगा हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड होगा दे आर रिजिड। फोर्थ क्या होगा, they conduct only in fused or molten state, not for solid state, ठीक है। ये जो फ्यूज होंगे तो केवल क्या होंगे, गलित अवस्था में होंगे, यानी मॉल्टेन स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे। जल्दी इनकी प्रॉपर्टी लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ। पहला क्या होगा, इनके उच्च बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, कठोर होंगे। उसके बाद क्या होता है, दे कंडक्ट ओनली इन द फ्यूज्ड, वे जो है अपघट्य का कार्य करते हैं, लेकिन कब, या तो गलित अवस्था हो या द्रवित अवस्था में होंगे। चलिए सबसे पहले हमने किसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ की है, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। अब जो सेकेंड हमारा टॉपिक होगा वो कैसा होगा, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। तो जब मेटेलिक की बात हो गई तो इनके सबसे पहले क्या होगा कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल होंगे, ठीक है ना।
इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल्स होंगे। मेटल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होंगे, सपोज दैट आपके लिए एक एग्जांपल दे दिया जाए। वो एग्जांपल क्या मिल सकता है, आपको कोई क्रिस्टल मिल जाए, सपोज दैट एक एग्जांपल मिल जाए। एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एग्जांपल है और मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल गिवन है, हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं, जिंक के ग्रेन्यूल हैं, ठीक है ना। ये जिंक के ग्रेन्यूल हैं, लेकिन जिंक एज ए मेटल एंड एज ए एटम, ठीक है। जिंक एक क्या है, एटम है, और एटम आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट सीन बाय नेक आइज, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बट नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं यहां पर, जिंक के जो पार्टिकल्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। इसका मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहें, बनाना चाहें, तो मैं देखता हूं कि यहां पर भी एक ज्योमेट्री है, ये यहां भी जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद चाहो तो यहां पर भी कर लो, और भी पार्टिकल ऐसे बनते चले गए। इसका मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नंबर ऑफ एटम इसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तभी एक वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो यानी कहने का मकसद, एक कोई भी पार्टिकल होगा वो नंबर ऑफ क्रिस्टल से क्या होगा, अटैच होगा। उसकी जो यूनिट्स होगी वो जिंक एटम ही होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल के रूप में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी मेटल होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ मेटल एक लेयर बना लेते हैं, वो सॉलिड लेयर ही क्या कहलाती है, मेटेलिक सॉलिड कहलाती है, ठीक है। उस मेटेलिक सॉलिड में हमारे जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, जिंक, मैग्नीशियम, Fe, उसके अलावा क्या हो जाएगा, जिंक है, मैग्नीशियम है, Fe है, सोडियम है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, ठीक। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, सबसे पहली चीज क्या है, क्या आपने कभी डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की? डायमंड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बोलिए। डायमंड के स्ट्रक्चर में देखा होगा कि हर एक कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन के साथ एक रिंग के रूप में क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, वो लगातार इतना ज्यादा रिपीट करते हैं, इतना ज्यादा रिपीट करते हैं कि वो एक चेन बना लेते हैं। यानी सपोज दैट ये कार्बन एटम है, ठीक है। ये कार्बन क्या करता है, 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक। वे लगातार इसी प्रकार क्या करते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक ना। ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सपोज दैट ऐसे इन्होंने क्या किया, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ऐसे। तो जब ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यही जो रिंग स्ट्रक्चर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यही रिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। यानी सपोज दैट ये भी कार्बन होगा ऐसे, ठीक, तो वो भी जो है एक स्ट्रक्चर के रूप में क्या करता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर लगातार एक दूसरे में क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और कनेक्ट रहने के बाद क्या करते हैं, एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सॉलिड लगातार क्या करता है, एक नेटवर्क बना लेता है। ये सॉलिड लगातार क्या करेगा, एक नेटवर्क बनाने लगा, वही नेटवर्क सॉलिड। और ये सॉलिड में जो नेटवर्क बनता है, उनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये सॉलिड जो नेटवर्क बनाते हैं, उनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इस सॉलिड का नाम क्या दिया गया, कोवेलेंट सॉलिड दिया गया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इस सॉलिड का नाम क्या दिया गया, कोवेलेंट सॉलिड दिया गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोवेलेंट सॉलिड को और ज्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जैसे एक रिंग बन जाती है, इस रिंग में हम डायमंड का एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार ये लगातार कार्बन एटम क्या करते हैं, एक लैटिस यानी एक जालक बना लेते हैं, एक जालक यानी लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है नेटवर्क सॉलिड। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड। और क्योंकि जो बॉन्ड बिटवीन होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन द नॉन मेटेलिक एटम, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान देना, कोवेलेंट सॉलिड क्यों बोला गया, नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला गया। एक नेटवर्क बना लेता है कार्बन का एटम दूसरे कार्बन से, एक कार्बन एटम दूसरे एटम से, ठीक है। तो उसके लिए जो एग्जांपल लेता हूं मैं, डायमंड लेता हूं,
डायमंड एक क्या है, एग्जाम्पल है इसके लिए। दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट भी एक नेटवर्क के रूप में क्या होता है, अटैच होता है। ग्रेफाइट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं नेटवर्क के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वे पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू लगातार क्या होते हैं, अटैच होते हैं। वो इतना ज्यादा नेटवर्क के फेज में होते हैं, ठीक है, कि जिसके कारण वो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। दैट सॉलिड इज नोन एट नेटवर्क सॉलिड। ऐसे सॉलिड क्या कहलाएंगे, नेटवर्क सॉलिड कहलाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, फटाफट देखते रहिए, करते रहिए भैया। कैसे बैठे हो आप लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम रियलाइज कर लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं। ठीक, चैप्टर्स हैं, देख लीजिए, देखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्वेश्चन आएगा तो दिमाग चलेगा, ठीक है ना? क्यों, कैसे बैठे हो? सही, बढ़िया, हाँ दिख तो रहा। चलिए आइए, देखो हो गया, चले आगे, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन तो मेरे समझ में आ ही गए होंगे, है ना? लास्ट स्टेज में मैं चल रहा हूं। लास्ट हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा होगा, चलिए बोलिए आप लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, राइट? तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। क्यों, बताइए, कोई एग्जांपल आपको मालूम है मॉलिक्यूलर सॉलिड का? बताइए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होनी चाहिए? हाँ, ड्राई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ड्राई। जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाती है, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए क्या होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और भी क्या हो सकता है, हाँ चलेगा, कौन सा, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स के फेज में पाया जाता है, एक एलिमेंट भी होता है, ठीक है। ये भी किस फॉर्म में जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में जाएगा। फटाफट आइए चलते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को दिया जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में भी क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। यानी जो सॉलिड है वो कितने कैटेगरी में पूछा गया, 4 कैटेगरी में। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, आयनिक सॉलिड। सेकेंड कौन सा हो जाएगा, मेटेलिक सॉलिड। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क आर, हाँ कोवेलेंट सॉलिड। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। अब आइए, इन सारे सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनको भी इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए, एक चलो हो गया, चलिए क्लासिफिकेशन। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं, तो ध्यान देना, ऑन द डिपेंडिंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ऑन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ एटम in a molecules, in a molecule, ठीक। it may be classified into some categories, ठीक है, some category। अब इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी कहने का मकसद क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उन मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो सॉलिड्स के पार्टिकल हुए किस टाइप्स के बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पर इन्होंने इनको क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इट मे बी क्लासिफाई इनटू, ठीक। उसको क्या किया गया, डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उसके बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा, हाइड्रोजन
बॉन्डेड सॉलिड। फर्स्ट क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पोलर सॉलिड होगा, पोलर सॉलिड। और जो हमारा थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। आइए, तो यहां पर पहला हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का मतलब होता है यानी ऐसे सॉलिड, ठीक है, ऐसे सॉलिड जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऐसे सॉलिड जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बताना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के एग्जांपल्स के लिए जाएं, यानी इनके एग्जांपल हमारे कौन हो जाएंगे, H2O, ठीक है। अगर H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इस सॉलिड फॉर्म में जाएगा, तो ये रिमाइंड करके चलना है कि H2O अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा, तो सॉलिड फॉर्म में अगर ये जा रहा है तो ये बनाएगा क्या, ये ध्यान देना है। ये सॉलिड फॉर्म में अगर जा रहा है तो क्या बनाएगा, आइस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, नहीं फ्रीज कर जाएगा, एकदम से जम जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्या करेगा, जम जाएगा। ये हमें ध्यान देना है ये किस प्रकार के सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। ये हरदम ध्यान देकर हमें चलना है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लो टेम्परेचर होगा, इनकी किनेटिक एनर्जी लो होगी, किनेटिक एनर्जी लो होने पर इनके पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के नियरर आते हैं, एक दूसरे के नियरर आने पर इस सॉलिड फॉर्म में जाते हैं, तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। ये सॉलिड हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनमें दिए गए हैं, हाइड्रोजन है, NH3 है, ठीक है। ये सब जो जाएंगे आगे सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। तो यानी ऐसे सॉलिड्स, ठीक है, जिनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्ट होकर एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाते हैं। सेकेंड हमारा होता है पोलर। पोल्स का मतलब होता है ध्रुव, ठीक है ना, यानी जब पोलर होंगे, जब किसी में पोल्स स्टार्ट होंगे तो नंबर ऑफ द आंशिक पॉजिटिव और उन पे आंशिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई समथिंग, ठीक है ना। इसको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, हाफ एन एरो, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स के लिए हम चलेंगे, जो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे गिवन हैं, पोलर में कौन कौन सा हो जाएगा, जब मैं बता दे रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, एक पोलर सॉलिड है, ठीक है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक पोलर सॉलिड है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे सॉलिड्स जिनमें क्या हो, जिनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पोलर कंपोनेंट्स के रूप में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यानी अटैच होते हैं, क्या कहलाते हैं, पोलर सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाते हैं, पोलर सॉलिड्स कहलाते हैं। अब पोलर सॉलिड्स में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या होता है, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, तो इनके अंदर जो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अटैच होते हैं, उनमें डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान देना, इनमें क्या होता है, डाइपोल इन डाइपोल। अगर एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान देना, इनमें क्या होता है, डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल इन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, कौन से सॉलिड में, पोलर सॉलिड में, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब लास्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आज के टॉपिक्स में, नॉन पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी सॉलिड्स होते हैं, बट इनके अंदर जो पोजीशन क्या है, इनके जो नेचर्स क्या हैं, वो नॉन पोलर्स के हैं। नॉन पोलर्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको मिलेगा N2 है, R2 है, CCl4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो नॉन पोलर सॉलिड में सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, पहली चीज तो पोलर नहीं होते, पहली चीज तो पोलर होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, जैसे यहां पर क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, कंफर्म है। ऐसा क्यों है, देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम बना दे तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अगर ये यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर आगे जाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल यहां आएगा, ध्यान देना, तो ये भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी इनमें cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, तो वहां पर जो है क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कहने का मकसद ये ध्यान देना कि नॉन पोलर सॉलिड में जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नॉन पोलर जो सॉलिड होते हैं इनमें जो लगने वाला बल होता है उसको क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इनके अंदर जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लंदन, ठीक है, डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा, हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इनके अंदर लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा नॉन पोलर सॉलिड में एक सॉलिड के पार्टिकल, ठीक है, दूसरे सॉलिड से क्या हो, किसी फोर्स द्वारा अटैच हो, तो ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहलाते हैं। ठीक, तो यानी कहने का मतलब आज के टॉपिक में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने पहले बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा आयनिक सॉलिड, सेकेंड हमारा क्या था, हाँ मेटेलिक सॉलिड, थर्ड हमारा क्या था, नेटवर्क आर कोवलेंट सॉलिड, फोर्थ हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ कैटेगरी डिवाइड की गई हैं ऑन द डिपेंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ऑन द डिपेंड अपॉन द बॉन्ड, यानी जो उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पे इनको कितने कैटेगरी में, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होते हैं, दूसरे पोलर सॉलिड हो गए, तीसरे नॉन पोलर हो गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड का एग्जांपल हमारा सबसे सिंपल H2O है, पोलर सॉलिड का सबसे सिंपल सल्फर डाइऑक्साइड है, और नॉन पोलर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन जैसे सॉलिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट।